जून का महीना था। दिन भर की झुलसा देने वाली गर्मी के बाद रात का आसमान धीरे धीरे बदलने लगा था। कभी कभी आसमान में बिजली चमकती और एक पल के लिए पूरा जंगल सफेद रोशनी से भर जाता। उसी अंधेरे जंगल के बीच एक बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बैलगाड़ी को रोहन चला रहा था। उसके बगल में उसका दोस्त सुरेश बैठा था। दोनों अभी अभी पास के गांव भैरवपुर से नाच देखकर लौट रहे थे। अरे सुरेश, आज तो मजा ही आ गया। इतना बड़ा ऑर्केस्ट्रा मैंने पहली बार देखा। वो जो लाल साड़ी वाली नाच रही थी ना, पूरा मैदान बस उसे ही देख रहा था। सुरेश ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वह बार बार जंगल की तरफ देख रहा था। हाँ, नाच तो अच्छा था, लेकिन हमें इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी। अरे यार, तू हर चीज से डर क्यों जाता है? रात है, जंगल है और बैलगाड़ी की सवारी। इससे बढ़िया रोमांच और क्या होगा? रोमांच नहीं है ये रास्ता भैरवपुर के जंगल से गुजरता है, और इस जंगल के बारे में तू नहीं जानता। मेरे दादाजी कहा करते थे, इस रास्ते पर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मारता। तेरे दादाजी के जमाने में लोग अंधविश्वास में जीते थे। अब वक्त बदल गया है। उसी समय आसमान में जोर से बिजली कड़की। उस चमक में एक पल के लिए पूरा जंगल दिन की तरह चमक उठा, और उसी पल दोनों बैल अचानक रुक गए। अरे क्या हुआ इन्हें? चलो चलो आगे। लेकिन बैल एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। सुरेश अब गंभीर हो चुका था। मैं कह रहा था ना, जानवर हमसे पहले खतरा महसूस कर लेते हैं। रोहन ने आगे झुककर रास्ते को देखा। अरे नहीं, शायद रास्ता फिसलन वाला है। लेकिन तभी बिजली फिर चमकी, और इस बार दोनों की नजर रास्ते के किनारे खड़े एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। बरगद के नीचे एक औरत खड़ी थी और बारिश में भीग चुकी थी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे काफी देर से किसी का इंतजार कर रही हो। रोहन ने धीरे से कहा, इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रही है? सुरेश का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने तुरंत कहा, रोहन, उसकी तरफ मत देख। जल्दी कर रोहन, गाड़ी यहां से आगे बढ़ा। क्यों? वो मुसीबत में लग रही है। जंगल के बीच बारिश की रात कोई लड़की अकेली नहीं खड़ी होती, और अगर खड़ी हो तो वो इंसान नहीं होती। उसी समय वह लड़की बिना कुछ बोले धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी नजर सीधे बैलगाड़ी पर आकर टिक गई और बहुत धीमी आवाज में बोली, सुनिए, क्या आप मुझे अगले गांव तक छोड़ देंगे? बारिश अब तेज होने लगी थी। चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज थी, लेकिन रोहन अब भी उस लड़की को देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। फिर वह धीरे से बोला, क्यों नहीं, हम आपको छोड़ देंगे, आप बैठ जाइए। कुछ पल तक वह लड़की चुप खड़ी रही। फिर उसने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया और बैलगाड़ी की तरफ चलने लगी। उसी समय दोनों बैल जोर से फुफकारे। उनकी आंखें अचानक फैल गईं। रोहन ने रस्सी कस ली। सुरेश की आवाज अब कांप रही थी, रोहन, मैंने कहा था ना, उसे मत बिठा। लेकिन रोहन अब भी लड़की को देख रहा था, जैसे वह उसकी बातों में खो गया हो। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर रोहन ने बैलगाड़ी आगे बढ़ाई। बैल अनिच्छा से धीरे धीरे चलने लगे। बारिश अब और तेज हो गई थी। पेड़ों से पानी धार बनकर गिर रहा था। फिर सुरेश ने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कोई जवाब नहीं आया। सुरेश ने फिर पूछा, तुम अगला गांव सोनपुर से हो क्या? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। रोहन ने हंसते हुए कहा, शायद डर गई है बेचारी। लेकिन तभी सुरेश को एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे गीली मिट्टी में कुछ सड़ रहा हो। उसने नाक सिकोड़ ली। रोहन, तुझे कोई बदबू आ रही है? नहीं, कौन सी बदबू? सुरेश अब और बेचैन हो गया। उसी पल बिजली चमकी। उस एक पल की रोशनी में सुरेश की नजर पीछे गई। उसे लगा जैसे लड़की के पैर अजीब ढंग से मुड़े हुए हों। रोहन, मुझे ठीक नहीं लग रहा। उसके पैर कुछ अजीब लगे। अरे तू फिर शुरू हो गया। बारिश में सब कुछ अजीब लगता है। तभी सुरेश को अपने दादाजी की एक बात याद आई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान की तरह दिखती जरूर हैं, लेकिन वे इंसान नहीं होती।
पर सुरेश और कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थीं और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और जंगल था। लेकिन बैल बेचैन हो चुके थे। वे बार बार सिर झटक रहे थे, जैसे उन्हें कुछ दिखाई दे रहा हो जो इंसानों को नहीं दिखता। सुरेश अब भी बेचैनी से पीछे देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की अब भी सिर झुकाए चुपचाप बैठी थी। उसने पूरे रास्ते एक भी शब्द नहीं बोला था। अचानक बैलगाड़ी जोर से हिली और अगले ही पल गाड़ी का पहिया गहरे कीचड़ में धंस गया। अरे ये क्या हुआ? मैंने कहा था ना, ये रास्ता ठीक नहीं है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं नीचे उतर कर देखता हूँ। रुक, मैं भी उतरता हूं। लेकिन तभी सुरेश की नजर गाड़ी के पीछे गई और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। बैलगाड़ी का पिछला हिस्सा खाली था। लड़की वहां नहीं थी। रोहन, वो लड़की कहाँ गई? रोहन ने हैरानी से पीछे देखा। गाड़ी सच में खाली थी। रोहन ने आसपास नजर दौड़ाई। बारिश के बीच दूर कहीं वह लड़की दिखाई दी। वह लड़की जंगल की तरफ चल रही थी, जैसे वह धीरे धीरे अंधेरे में समा रही हो। अरे सुनिए, आप कहाँ जा रही है? वो रास्ता जंगल की तरफ जाता है। लेकिन लड़की रुकी नहीं, वह बस आगे बढ़ती रही। रोहन, उसे जाने दे, वापस गाड़ी पर आ जा। ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन रोहन अब भी उसे देख रहा था, जैसे वह किसी अदृश्य खिंचाव में फंस गया हो। शायद डर गई होगी। मैं उसे वापस बुलाकर लाता हूँ। सुरेश घबरा गया। नहीं रोहन, जंगल में मत जा। लेकिन रोहन उसकी बात सुने बिना जंगल की तरफ बढ़ गया। रोहन उसके पीछे पीछे चलता गया। कांटेदार झाड़ियां उसके कपड़ों को खरोंच रही थीं। पत्थर उसके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन उसे किसी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। हवा अचानक थम गई। जंगल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। ना झिंगुरों की आवाज, ना किसी पक्षी की, बस रोहन की भारी सांसें। कुछ देर बाद वह लड़की अचानक रुक गई। वह जगह जंगल के बीच एक पुराने टूटे फूटे कुएं के पास थी। रोहन ने धीरे से कहा, सुनिए, आप यहाँ क्यों रुक गई? चलिए वापस चलते हैं। सुरेश हमारा इंतजार कर रहा होगा। अचानक कुएं के अंदर से बहुत धीमी एक अजीब सी हंसी की आवाज आई, जैसे कोई बहुत गहराई से हंस रहा हो। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अचानक एहसास हुआ वह लड़की काफी देर से हिली तक नहीं थी। रोहन का गला सूख गया और अगले ही पल लड़की का चेहरा रोहन के सामने था। रोहन की चीख गले में ही अटक गई। वह चेहरा किसी इंसान का चेहरा नहीं था, मांस सड़ा हुआ था। रोहन के मुंह से कांपती हुई आवाज निकली, हे भगवान, तू क्या है? लड़की के चेहरे पर धीरे धीरे एक भयानक मुस्कान फैल गई। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। तूने ही तो कहा था अकेली लड़की को छोड़ना नहीं चाहिए। अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। दूर रहो, मेरे पास मत आना। डायन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। डायन के लंबे काले बाल तेजी से आगे बढ़े और रोहन के पैरों से लिपट गए। रोहन घबराकर गिर पड़ा। वह पूरी ताकत से उन बालों को हटाने की कोशिश करने लगा। डर के मारे रोहन ने एक झटका मारा और किसी तरह उन बालों से छूट गया और पूरी ताकत से जंगल की तरफ भागने लगा। कांटेदार झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थीं। पत्थर उसके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। पीछे से उसे वही हंसी सुनाई दे रही थी, कभी दाएं से कभी बाएं से, जैसे वह चीज हर जगह मौजूद हो। रोहन पागलों की तरह भाग रहा था। तभी कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा था। वह सुरेश था। रोहन भागते हुए उसके पास पहुंचा। सुरेश, भाग यहाँ से। वो लड़की डायन है। सुरेश चुप खड़ा था। वह बिल्कुल हिला तक नहीं, जैसे पत्थर की मूर्ति हो। रोहन ने डरते हुए कहा, सुरेश, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तभी सुरेश ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और रोहन का खून एक पल में जम गया, क्योंकि सामने खड़ा वह आदमी सुरेश नहीं था।
उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। रोहन समझ गया। वह जंगल में भागकर फिर उसी डायन के पास आ गया था और अब वह पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। और अगले ही पल उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। वह फिर से अपने असली रूप में आ गई। जंगल में उसकी हंसी गूंज उठी। तू बहुत दूर आ गया है रोहन। मुझे जाने दे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अचानक उसके बाल तेजी से आगे बढ़े और पल भर में रोहन के पूरे शरीर से लिपट गए। तूने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया था, अब तू मुझे अपना रूप देगा। इतना कहते ही उसने अपने बालों को जोर से खींचा। वह जोर से जमीन पर गिरा। कुछ ही पल में सब शांत हो गया। रोहन अब बिल्कुल हिल नहीं रहा था। उसकी आंखें खुली रह गई थीं, जिनमें आखिरी पल का डर जम गया था। रोहन के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। उसकी त्वचा धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और उसी समय डायन का शरीर बदलने लगा। कुछ ही पल में वह बिल्कुल रोहन जैसा दिखने लगी। वही चेहरा, वही कपड़े, वही आवाज। डायन अब रोहन बन चुकी थी। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और जंगल के उस रास्ते की तरफ चलने लगी जहां असली सुरेश था। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया था। बारिश अब लगभग रुक चुकी थी। पेड़ों की पत्तियों से पानी की बूंदें धीरे धीरे टपक रही थीं। बैलगाड़ी के पास सुरेश खड़ा था। काफी देर की मेहनत के बाद उसने आखिरकार गाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाल लिया था। वह थककर गाड़ी के पास बैठ गया। पता नहीं रोहन कहाँ गायब हो गया, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। उसी समय पास की झाड़ियों से टहनियां टूटने की आवाज आई। सुरेश तुरंत सतर्क हो गया। उसने उधर देखा। अंधेरे से कोई आदमी धीरे धीरे बाहर आ रहा था। वह रोहन था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। पैरों पर गीली मिट्टी लगी थी। वह थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। सुरेश ने झुंझलाकर कहा, कहाँ मर गया था तू? मैं यहाँ आधे घंटे से कीचड़ में धंसकर गाड़ी निकाल रहा था और तू जनाब गायब हो गया। रोहन बस हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान कुछ अजीब थी, जैसे जबरदस्ती बनाई गई हो। वो लड़की चली गई, उसे रास्ता मिल गया। अब चले, देर हो रही है। सुरेश को उसकी आवाज थोड़ी अलग लगी। रोहन की आवाज में हमेशा एक चंचलता होती थी, लेकिन यह आवाज थोड़ी भारी थी। लेकिन सुरेश इतना थका हुआ था कि उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बैलगाड़ी पर चढ़ गया। रोहन भी धीरे धीरे गाड़ी पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी पर कदम रखा, दोनों बैल अचानक जोर से फुफकारे। अरे क्या हो गया इन्हें? अभी तो शांत थे। नकली रोहन धीरे से हंसा। जानवर अक्सर बेवजह डर जाते हैं। तू गाड़ी बढ़ा, सब ठीक हो जाएगा। सुरेश ने बैलों को धीरे धीरे हाँकना शुरू किया। बैलगाड़ी फिर से जंगल के रास्ते पर चलने लगी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। सुरेश को धीरे धीरे कुछ अजीब लगने लगा। उसने साइड में बैठे रोहन की तरफ देखा। उसके कपड़ों से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे गीली मिट्टी और सड़ा हुआ मांस। रोहन, तेरे कपड़ों से ये कैसी बदबू आ रही है? शायद जंगल की मिट्टी की होगी। सुरेश चुप हो गया, लेकिन उसके मन में शक का बीज लग चुका था। उसी समय उसे अपने दादाजी की एक पुरानी बात याद आई। अगर कभी जंगल में कोई तुम्हारे जानने वाले का रूप लेकर तुम्हारे सामने आए तो उसकी परछाई जरूर देखना, क्योंकि शैतान रूप तो बदल सकता है लेकिन परछाई नहीं बना सकता। सुरेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे बगल में देखा। सुरेश की परछाई थी, लेकिन रोहन की कोई परछाई नहीं थी। सुरेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसका गला सूख गया। अब उसे समझ आ गया था, उसके बगल में बैठा आदमी उसका दोस्त रोहन नहीं था। जंगल का रास्ता अब और भी डरावना लगने लगा था, लेकिन सुरेश का ध्यान रास्ते पर नहीं था। उसकी नजर बार बार अपने बगल में बैठे रोहन पर जा रही थी, या शायद उस चीज पर जो रोहन का रूप लेकर उसके साथ बैठी थी। उसी समय नकली रोहन धीरे धीरे हंसने लगा। वह हंसी बहुत अजीब थी, जैसे किसी गहरे कुएं के अंदर से गूंज रही हो। सुरेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्यों सुरेश, इतना चुप क्यों हो गया? कुछ समझ आया क्या? तू रोहन नहीं है। कुछ पल के लिए पूरा जंगल खामोश हो गया।
नकली रोहन जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी धीरे धीरे और डरावनी होती गई। अगले ही पल उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। बैल अचानक जोर से फुफकारे। उनकी आंखें डर से फैल गईं। वे रस्सियां तोड़कर भागने की कोशिश करने लगे। डायन धीरे धीरे सुरेश की तरफ झुकी। उसकी सांस सड़ी हुई थी। तुझे पता चल ही गया कि मैं कौन हूँ। अब तू भी अपने दोस्त के पास जाएगा। सुरेश का शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन उसी पल उसे एक बात समझ आ गई। अगर वह यहीं बैठा रहा तो उसकी मौत पक्की है। अचानक उसने पूरी ताकत से बैलों को हाँक दिया। चलो दौड़ो, तेज और तेज। बैल पहले से ही डर के मारे पागल हो चुके थे। वे पूरी ताकत से दौड़ पड़े। डायन जोर से चीखी। अचानक वह बैलगाड़ी से कूदकर नीचे उतर गई। उसके पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे। वह रास्ते के बीच खड़ी हो गई, लेकिन उसका पीछा यहीं खत्म नहीं हुआ। उसके लंबे काले बाल जमीन पर फैल गए और अगले ही पल वे बाल सांपों की तरह तेजी से बैलगाड़ी की तरफ रेंगने लगे। सुरेश ने पीछे मुड़कर देखा। डायन के बाल तेजी से गाड़ी के पीछे आ रहे थे। वे लगभग सुरेश तक पहुंचने ही वाले थे। उसी पल डायन के बाल गाड़ी से कुछ ही दूरी पर रुक गए, जैसे वे उस जगह से आगे नहीं आ सकते। सुरेश ने डरते डरते पीछे देखा। दूर भैरवपुर के जंगल के बीच वह डायन रास्ते के बीच खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, लेकिन बैलगाड़ी अब बहुत दूर निकल चुकी थी। कुछ ही देर में जंगल खत्म हो गया। बैल धीरे धीरे रुक गए। सुरेश गाड़ी से उतर गया। उसके पैर अब भी कांप रहे थे। सुबह होने तक वह किसी तरह अपने गांव बलिया पहुंच गया।